हेलो स्टूडेंट्स। इस ट्यूटोरियल में हम ये टॉपिक पिकअप कर रहे हैं फ्रांस अबोलिशेस मोनार्की एंड बिकम्स अ रिपब्लिक। यानी फ्रांस राजतंत्र को ख़त्म करता है और एक रिपब्लिक बन जाता है। मींस अ कंट्री विद अ डेमोक्रेटिक सेटअप विद नो मोनार्की, कोई किंग कोई क्वीन नहीं। तो अभी तक जो हम पढ़ चुके हैं उसका एक रिकैप कर लेते हैं कि हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन के कॉजेज़ में सोशल कॉजेज़ पढ़े, जिसमें सोशल स्ट्रक्चर था, 3 स्टेट्स के डिवीजन को स्टडी किया। पॉलिटिकल कॉजेज़ में हमने एब्सोल्यूट मोनार्की के बारे में स्टडी किया, किस प्रकार से करप्ट शासन था लुई 16 का और लोग परेशान थे। इकोनॉमिक कॉजेज़ में हमने देखा ट्रेजरी एम्प्टी थी और तरह तरह के टैक्स लगाए जाते थे और सिर्फ थर्ड स्टेट टैक्स पे करता था, तो इससे भी जनता बहुत ज़्यादा नाराज़ थी। और इंटेलेक्चुअल कॉजेज़ यानी रोल ऑफ द फिलोसफर्स या रोल ऑफ द आइडियाज़ को भी हमने स्टडी किया, किस प्रकार से लॉक, मॉन्टेस्क्यू, रूसो के आइडियाज़ किस प्रकार से लोगों के जहन में घर करते चले जा रहे थे, लोग उन पे चर्चा करते थे जहाँ बैठते थे, कॉफ़ी हाउस में, सैलन्स में। और इस बीच जो 1778 और 1779 का जो दौर था उसमें बहुत ज़्यादा प्राइसेस भी ब्रेड की बढ़ चुकी थी, क्योंकि एक फेमाइन का दौर भी था और जिसकी वजह से घर में औरतें भी काफ़ी ज़्यादा नाराज़ थीं और उन्होंने भी राजतंत्र पर हमला बोल दिया था। और इसी बीच 14 जुलाई 1789 को बेस्टिल के किले को धराशायी कर दिया जाता है और ओथ ली जाती है, नए कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने की बात होती है। और साथ में हमने कुछ पॉलिटिकल सिंबल्स को भी पढ़ा था, यानी जिन्हें हम एलिगरीज कहते हैं, यानी कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ आइडियाज़ विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स और फिजिकल एम्बॉडीमेंट्स। तो इस बेस के साथ हम इसको शुरुआत करते हैं इस टॉपिक को। बहुत जल्द एक नया कॉन्स्टिट्यूशन तैयार होता है और फ्रांस को रिपब्लिक घोषित किया जाता है। द सिचुएशन इन फ्रांस कंटिन्यूड टू बी टेंस ड्यूरिंग द फॉलोइंग ईयर्स। तो बेस्टिल की स्टॉर्मिंग के बाद जो फॉलोइंग ईयर्स थे, बाद का समय, क्योंकि आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि नेपोलियन के गद्दी संभालने तक, यानी कि जब तक वो डायरेक्टरी को उखाड़ नहीं फेंकता है और ख़ुद कंट्रोल अपने हाथ में नहीं लेता, तब तक 1789 से लेके 1799 तक फ्रांस में अफरा तफरी मची ही रहती है। इसको आपको भूलना नहीं है। और 1799 से लगभग 1813 तक, जब तक कि नेपोलियन की हार नहीं होती, लगभग फ्रांस में कोई क्रांति नहीं होती है। आल्दो लुई 16 हैड साइंड द कॉन्स्टिट्यूशन को लुई 16 ने बड़े अनमने ढंग से साइन किया था, वो मैंने आपको पिछली बार बताया था। ही एंटर्ड इनटू सीक्रेट नेगोशिएशंस, और अभी मैंने ये भी बताया था कि किस प्रकार से उसने 1791 यानी जून में भागने की भी कोशिश की थी। तो एक तरफ तो उसने कॉन्स्टिट्यूशन को मान्यता दे दी थी कि भाई पब्लिक का मूड कुछ डिफरेंट है, मान ही लो तभी गनीमत है, लेकिन वो चुप नहीं बैठने वाला था। और इसके अलावा उस वक्त फ्रांस में जो क्रांति हो रही थी, जिसमें पब्लिक की विल के सामने राजा को झुकना पड़ा, तो और भी जो राष्ट्र जो अभी भी राजतंत्र थे, जैसे ऑस्ट्रिया है, प्रशिया है, लगभग राजतंत्र थे वहाँ पर, अगर अमेरिका को छोड़ दिया जाए जहाँ पर ऑलरेडी एक रिपब्लिक इस्टेब्लिश हो चुका था। तो उन लोगों ने सोचा भाई फ्रांस में अगर ये सफल हो गए ना ये लोग, तो हमारे यहाँ भी विद्रोह फैल सकता है, क्योंकि पब्लिक हमारे यहाँ भी रिवोल्ट कर सकती है मोनार्की को हटाने के लिए, मोनार्की को लिमिट करने के लिए। तो कई राजाओं से बातचीत हुई और फिर प्रशिया और ऑस्ट्रिया वगैरह ने हेल्प करने की बात भी कही राजा को। तो कॉन्स्टिट्यूशन को मान्यता देने के बावजूद भी राजा चुपके और राज्यों के राजाओं से षड्यंत्र रच रहा था। रूलर्स ऑफ अदर नेबरिंग कंट्रीज टू वर वरीड बाय द डेवलपमेंट्स इन फ्रांस, जो मैंने भी आपको बताया कि फ्रांस में जो भी घटनाएं घट रही थी उससे वो राजा भी चिंतित थे कि भाई हमारे यहाँ भी हो गया तो क्या होगा। एंड मेड प्लान्स टू सेंड ट्रूप्स टू पुट डाउन द इवेंट्स दैट हैड बीन टेकिंग प्लेस। तो उन्होंने अपनी सेनाएं भेजने का वादा किया कि जो भी घटनाएं यहाँ घट रही हैं उनको शांत करने के लिए। देयर सिंस द समर ऑफ 1789, तो वही जुलाई समर का समय। तो चूँकि इसमें प्रशिया का जिक्र है तो मैं प्रशिया को ही एग्जांपल ले लेता हूँ। हालांकि आगे जब हम जर्मनी का यूनिफिकेशन पढ़ेंगे तो प्रशिया की बहुत बड़ी भूमिका उसमें होती है, लेकिन फिलहाल के लिए उसको हम छोड़ते हैं। तो इस प्रकार से राजा षड्यंत्र रच रहा था। बिफोर दिस कुड हैपन, लेकिन ये होने पाता इससे पहले द नेशनल असेंबली, वही जो संविधान का निर्माण कर रही थी, वोटेड इन अप्रैल 1792 टू डिक्लेयर वॉर अगेंस्ट प्रशिया एंड ऑस्ट्रिया। चलो एक नाम और आ ही गया। तो प्रशिया और ऑस्ट्रिया ने अपनी ट्रूप्स भेजने की कोशिश जब वो कर रहे थे, और देखा जाए तो इन लोगों ने धमकी भी दी कि हम पेरिस को ख़त्म कर देंगे, बर्बाद कर देंगे, लुई 16 को कुछ भी हुआ तो। लेकिन वो सबसे क्या मतलब है आपको, आप छोटी क्लास में हैं। बस इतना समझ लीजिए कि प्रशिया ऑस्ट्रिया की ट्रूप्स यहाँ आने पाती इसके पहले ही फ्रांस ने युद्ध घोषित कर दिया इन दोनों के खिलाफ। अब आप सोच रहे होंगे भाई लड़ाई कैसे होगी, फ्रांस में तो बड़ा ही अफरा तफरी का दौर था, सेना कहाँ स्ट्रॉन्ग रही होगी। थाउजेंड्स ऑफ वॉलंटियर्स, जहाँ पे स्वयं सेवक तैयार होते हैं ना, वहाँ कमी नहीं होती। थ्रॉन्ग्ड फ्रॉम द प्रोविंसेस टू ज्वाइन द आर्मी, यानी टूट पड़े एक तरफ से फ्रांस के चारों तरफ से आर्मी को ज्वाइन करने के लिए कि हम सेना में। देखिए एक तरफ रेवोल्यूशन का एक नशा था लोगों के ऊपर कि हमें किसी भी तरह से मोनार्की को ख़त्म करना है और क्रांति को ख़त्म नहीं होने देना है, क्योंकि राजा लोग तो यही चाहते थे। देखिए एक तरफ रॉयलिस्ट थे, आप इस टर्म को याद कर लीजिए, यानी
जो राजा या राजघराने से संबंधित रॉयल फैमिली, इन लोगों की कोशिश थी कि रेवोल्यूशन को दबाया जाए। और जितने भी रॉयलिस्ट थे, जितने भी राजघराने थे जो फ्रांस के बाहर भी थे, उन सब की कोशिश थी कि रेवोल्यूशन को दबाया जाए। तो रेवोल्यूशन किसका होता है? पब्लिक का होता है। तो पब्लिक ने सोचा भाई जान देनी पड़ेगी, आर्मी में हम शामिल हो जाएंगे, लड़ेंगे, ऑस्ट्रिया प्रेसिया को खदेड़ देंगे हम, लेकिन रेवोल्यूशन को हम की आग को बुझने नहीं देंगे। दे सॉ दिस एज अ वॉर ऑफ द पीपल अगेंस्ट किंग्स एंड अरिस्टोक्रेसीज। तो अब देखिए, लोगों ने कहा ये युद्ध दो लोगों के बीच में, एक तरफ जनता और दूसरी तरफ राजा और जो अरिस्टोक्रेसीज यानी जो कुलीन लोग थे, संभ्रांत परिवार के लोग थे, ऑल ओवर यूरोप। और ये कहा कि पूरे यूरोप में समझ लीजिए कि हमारी रेवोल्यूशन की इज्जत बचाने के लिए हमें जनता को साथ देना पड़ेगा। अमंग द पैट्रियोटिक सॉन्ग्स, अच्छा जब भी कोई देश से रिलेटेड मैटर होता है, युद्ध का समय हो, जैसे हमारे इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे होता है, तो देशभक्ति के गीत बजते हैं। तो बहुत बड़ी भूमिका होती है। देखिए, हम जो फिलोसफर थे उनको तो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि उन्होंने आइडियाज़ दिए लोगों को, और उन आइडियाज़ से लोग प्रेरित भी हुए। अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो था वो ऑलरेडी साबित कर चुका था, जो 1776 में शुरू हुआ था, कि किस प्रकार से लोग अपनी बात को मनवा कर एक रिपब्लिक घोषित कर सकते हैं। तो बहुत कुछ तो इनको प्रेरणा मिल चुकी थी। तो ऐसे ही यहाँ पे भी सॉन्ग, एक पेट्रियोटिक देशभक्ति सॉन्ग, जिसे आप मार्शलीज भी कह सकते हैं, मार्साइज भी कह सकते हैं, इसके डिफरेंट प्रोनाउंसिएशंस हैं, कंपोज्ड बाय द पोएट रॉजेट डी लाइल। तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है कि किस देशभक्ति के गीत को लोगों ने गाकर युद्ध में कूद पड़े थे आम जनता, और किसने इसकी रचना की थी। इट वाज संग फॉर द फर्स्ट टाइम बाय वॉलंटियर्स। तो स्वयं सेवकों ने, वॉलंटियर्स वो होते हैं जो बिना किसी सेल्फिश भावना के, बिना किसी उम्मीद के कि हमें बदले में कुछ मिलेगा, सेवा में चले जाते हैं, उन्हें वॉलंटियर्स कहा जाता है। फ्रॉम मार्साइज, तो उन्होंने मार्साई, ये एक फ्रांस में तटीय इलाका है, एज दे मार्च इनटू पेरिस, और वहाँ से वो पेरिस की तरफ रवाना हुए, एंड सो गॉट इट्स नेम, इसलिए इस सॉन्ग का नाम पड़ गया कि मार्साई। द मार्साइज इज़ नाउ द नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस। आज जैसे हमारे यहाँ जनगण मनगढ़ है, उस प्रकार से जो नेशनल एंथम है मार्साई का, जो गाया गया था, वो आज नेशनल एंथम है फ्रांस का। तो ये भी पूछा जा सकता है कि फ्रांस का नेशनल एंथम कौन सा है। और आपको मैं एक असाइनमेंट देता हूँ कि आप खोज करिए कि जो भारत का जो जनगण मन अधिनायक जय है, जो राष्ट्रगान है, ये कैसे लिखा गया और किस लिए लिखा गया, और इसकी थोड़ी पृष्ठभूमि भी पता करने की कोशिश करिए, और इससे तुलना करिए कि ये जो नेशनल एंथम है ये किस कॉन्टेक्स्ट में इसने जन्म लिया, और वो जो नेशनल एंथम हमारा है उसके कॉन्टेक्स्ट को ढूंढिए। आगे बढ़ते हैं, वीडियो लेंदी ना हो इसलिए तेज़ी से आगे बढ़ते हैं। द रेवोल्यूशनरी वॉर्स ब्रॉट लॉसेज एंड इकोनॉमिक डिफिकल्टीज़। फ्रांस में वैसे भी मुसीबतों का दौर था, तो आर्थिक संकट और उत्पन्न हो गया। वाइल द मैन वो अवे फाइटिंग एट द फ्रंट। तो भैया युद्ध के मोर्चे होते हैं, जहाँ पर लड़ाई हो रही होती है ना, तो वहाँ पर लड़ने वाले जो सैनिक होते हैं, आमने सामने जहाँ लड़ रहे होते हैं, तो वो एक वार फ्रंट होता है। तो वहाँ पर आदमी लड़ रहे थे। विमेन वर लेफ्ट टू कॉप विद द टास्क ऑफ अर्निंग अ लिविंग। तो भाई कॉप का मतलब, कॉप विद फ्रेज है जिसका मतलब होता है कदम से कदम मिला के चलना। तो द टास्क ऑफ अर्निंग लिविंग, तो जीविका चलाने के लिए कि उनका परिवार जिंदा रहे, तो उससे निपटने की कोशिश कर रही थी। एंड लुकिंग आफ्टर देयर फैमिलीज, अपने परिवार की देखभाल करती थी। तो मैन युद्ध के मोर्चे पर और औरतें घर के मोर्चे पर। लार्ज सेक्शंस ऑफ द पॉपुलेशन वर कन्विंस्ड। कन्विंस्ड मतलब एक प्रकार से जो मन में हमारा विश्वास जम जाता है। तो पॉपुलेशन का ज़्यादा से ज़्यादा जो हिस्सा था वो ये मानता था रेवोल्यूशन हैड टू बी कैरीड फर्दर, रेवोल्यूशन को आगे लेके ही जाना है। हालांकि इसको पब्लिक को परेशानी हो रही है इसमें, लेकिन बस आग जल रही है। हमारी इंडिपेंडेंस भी तो हमें ऐसे ही मिली थी। अगर लोग डर जाते, घबरा जाते, तो आज हम स्वतंत्र भी तो ना होते। एज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 गेव पॉलिटिकल राइट्स। देखिए 1791 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था, इसको हमने पढ़ा था पिछले पार्ट में, लेकिन उससे जो गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी वो लिमिटेड मोनार्की थी, मतलब राजतंत्र अभी था। हालांकि उसकी पावर को लिमिट कर दिया गया था। आपको याद है जो मैंने कहा था कि यहाँ पे रॉयल वोट, रॉयल वीटो, कि किस प्रकार से वो मंत्रियों को भी अपॉइंटमेंट पे कंट्रोलिंग थी राजा की। एनीवे, लिमिटेड मोनार्की थी। उससे भी काफ़ी लोग नाराज़ थे, जो रेडिकल्स थे, जो थोड़ा कट्टर होते हैं, यानी उन्हें बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा चेंज चाहिए होता है। गेव पॉलिटिकल राइट्स ओनली टू द रिचर सेक्शंस। तो उसके जो राइट्स थे वो ज़्यादातर रिचर सेक्शंस को ही मिले थे सोसाइटी के। मतलब उस कॉन्स्टिट्यूशन से आपने पढ़ा था कि जीन पॉल मराट ने किस प्रकार से जो अखबार में कमेंट्री लिखी थी कि जनता आंदोलित होगी, और इस कॉन्स्टिट्यूशन से ज़्यादातर फ़ायदा तो जो संपन्न तबका है उसी को हुआ है। पॉलिटिकल क्लब्स बिकेम एन इम्पॉर्टेंट रैलिंग पॉइंट। अब यहाँ से थोड़ा सा चेंज। तो पॉलिटिकल क्लब्स उन्हें कहते हैं जहाँ पर लोग बैठते हैं और राजनीति से संबंधित बातों को करते हैं, चर्चा करते हैं। बिकेम एन इम्पॉर्टेंट रैलिंग पॉइंट। भाई रैलिंग पॉइंट का मतलब ये है कि जिस बिंदु पर सब लोग इकट्ठा हो जाएं। आखिर रैली आप सुनते हो तो क्या होता है, रैली में बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठा होती है ना, और किसी पॉलिटिकल लीडर या
ग्रुप ऑफ लीडर्स के लिए इकट्ठा होती। तो इसी प्रकार से भाई कोई पॉइंट पे सब लोग हाँ भाई हम भी राजी, हमारा भी यही कहना है, हम भी बस हम वी आल्सो एग्री, तो रैलिंग होती है। फॉर पीपल हु विश टू डिस्कस गवर्नमेंट पॉलिसीज़, तो भाई ऐसे क्लब्स बनाए गए जहाँ पर गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ पे डिस्कशन होता था, योजनाएं बनाई जाती थी कि हमें क्या कदम आगे उठाना है, सब रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ हैं ये। द मोस्ट सक्सेसफुल ऑफ दिस क्लब्स वाज दैट ऑफ द जैकोबिन्स, मत भूलिए भाई जैकोबिन्स को। आगे बढ़ते हैं। विच गॉट इट्स नेम फ्रॉम द फॉर्मर कॉन्वेंट ऑफ, कॉन्वेंट माने मठ, जहाँ पर ईसाई मिशनरीज वगैरह रहते हैं, ऑफ सेंट जैकब, तो सेंट जैकब का जो मठ था तो उसी को उन्होंने अपना अड्डा बना लिया, तो वहीं पे बैठ के होती थी पेरिस में। पेरिस फ्रांस की राजधानी है। तो जैकोबिन नाम कैसे पड़ा, क्योंकि जो सेंट जैकब का जो मठ था वहीं पे गतिविधियाँ शुरू हुई थी, तो इसलिए जैकोबिन क्लब नाम दिया गया। क्लब पे क्या होता था, पॉलिटिकल चर्चाएं होती थी, कैसे रिवोल्यूशन को आगे बढ़ाया जाए। वीमेन टू हु हैड बीन एक्टिव थ्रू आउट दिस पीरियड, औरतें भी पीछे नहीं थी। फॉर्म देयर ओन क्लब्स, उन्होंने भी अपने क्लब्स बनाए। आगे एक सेक्शन है, सेक्शन 4 ऑफ दिस चैप्टर वी विल टेल यू मोर अबाउट देयर एक्टिविटीज़ एंड डिमांड्स, तो उसको हम देखेंगे जब उस सेक्शन पे आएंगे। द मेंबर्स ऑफ द जैकोबिन क्लब बिलोंग मेनली टू लेस प्रॉस्परस सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। अब जैकोबिन क्लब में भाई राजा महाराजा या रॉयल पीपल तो आएंगे नहीं, उनके खिलाफ भी तो कार्रवाइयों पे बातें होती थी। तो इसमें ज़्यादातर वो लोग थे जो लेस प्रॉस्परस थे, मतलब संपन्न नहीं थे, ज़्यादा आम लोग थे सोसाइटी के। वो लोग थे जैसे शॉपकीपर्स हैं, आर्टिजन्स यानी जो हाथों से चीज़ों का निर्माण करते थे, जैसे शू मेकर्स हो गए, जूते बनाने वाले हो गए, पेस्ट्री कुक्स हो गए, वॉच मेकर्स हो गए, प्रिंटर्स हो गए, सर्वेंट्स हो गए, डेली वेज वर्कर्स हो गए, मतलब आम पब्लिक, द कॉमन मासेस। तो जैकोबिन क्लब के मेंबर थे। देयर लीडर वाज मैक्सिमिलियन रॉबर्सपियर, मत भूलिए भाई इसको भी, मत भूलिए जैकोबिन क्लब को, मत भूलिए मैक्सिमिलियन रॉबर्सपियर को, जो कि जैकोबिन्स का लीडर था। सब ज़्यादा इसकी पहुंच थी, पॉपुलैरिटी थी। अ लार्ज ग्रुप अमंग द जैकोबिन्स डिसाइडेड टू स्टार्ट वियरिंग लॉन्ग स्ट्राइप ट्राउजर्स। तो जैकोबिन्स क्लब के लोगों ने कहा कि भाई हम अपने को डिफ्रेंशिएट कैसे करें रॉयल और एरिस्टोक्रेटिक पीपल से। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम अपने पहनावे में चेंज कर लेते हैं। तो लॉन्ग स्ट्राइप ट्राउजर्स, इस प्रकार की ट्राउजर्स जिस पे धारियाँ बनी हुई हों, सिमिलर टू दोज वर्न बाई डॉक वर्कर्स। तो भाई देखिए, जो पानी के जहाज़ पर जो डॉक वर्कर्स होते थे तो पहनते रहते होंगे इस तरह की, वो उनका पहनावा होगा, तो उन्होंने कहा हम भी यही पहनेंगे। दिस वाज टू सेट देमसेल्स अपार्ट फ्रॉम द फैशनेबल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। तो ऐसा उन्होंने इसलिए किया था कि जो फैशनेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी था, भाई किसकी थी ये सोसाइटी फैशनेबल, निश्चित है अरिस्टोक्रेट पीपल की, फ्यूडल पीपल की, फ्यूडल लॉर्ड्स, तो अमीर तबके की बात होती है ये। स्पेशली नॉबल्स, खासकर नॉबलिटी में, हु वोर नी ब्रीचेस, वो लोग नी ब्रीचेस पहनते थे, मतलब कि घुटने तक, घुटन्ना भी इसको कहा जाता है, वो पहनते थे। आजकल लड़कियां पहनती हैं तो नी ब्रीचेस, तो ये पहनते थे नॉबलिटी वाले। कॉन्वेंट क्या मीनिंग दिया गया, बिल्डिंग बिलोंगिंग टू ए कम्युनिटी डिवोटेड टू रिलीजियस लाइफ, ईसाइयों से रिलेटेड है। अलग अलग नाम है, बौद्ध धर्म इसे मोनेस्ट्री कहा जाता था। और आगे चलते हैं। was a way of proclaiming the end of the power wielded by the wearers of knee breeches। तो एक प्रकार से उन्होंने ये दर्शाने की कोशिश की कि भाई अब तुम्हारे जो पावर जो तुम यूज़ करते थे उसका अंत आ रहा है, नी ब्रीचेस वालों यानी कि नोबिलिटी के लोगों, अब हम तैयार हो रहे हैं। दीज जैकोबिन्स केम टू बी नोन एज सन्स क्लॉट्स या सन्स क्लॉट्स, जो भी आप कह सकें, या संत कुलात भी आप कह सकते हैं हिंदी में। तो ये लोग कहलाए संत कुलात, लिटरली मीनिंग दोज विदाउट नी ब्रीचेस, जिसका मतलब होता है वो लोग जो नी ब्रीचेस नहीं पहनते हैं। तो भाई एक एक नंबर के क्वेश्चन हैं। सन क्लॉथ्स का क्या मीनिंग होता था, दोज विदाउट नी ब्रीचेस। संत क्लॉथ्स मैन वोर इन एडिशन द रेड कैप, रेड कैप भी पहनते थे। अच्छा बताओ, रेड कैप जो है एलिगरी थी, तो किसको रिप्रेजेंट करती थी? जी हाँ, लिबर्टी को। जो स्लैब्स आज़ाद होते थे ना वो पहनते थे, दैट सिम्बलाइज्ड लिबर्टी। वीमेन हाउएवर वर नॉट अलाउड टू डू। पता नहीं महिलाओं को लोग अधिकार देने में क्यों पीछे रहते हैं, मेरी समझ में नहीं आता। भाई आई एम अ टीचर बाई पैसन नॉट बाई प्रोफेशन, और मैं तो सोसाइटी में भाई दोनों को बराबर का दर्जा देता हूँ, और अपने स्टूडेंट्स को भी कहता हूँ कि आगे ज़िंदगी भर कभी भी औरतों से भेदभाव मत करो, अच्छाई बुराई के बीच में भेदभाव करो, लेकिन डोंट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन गुड पीपल वेदर मेन एंड वीमेन। तो एक बार वापस लौटते हैं और ये देखिए आपके सन क्लॉथ्स, यहाँ लिखा गया है सन क्लॉथ्स कपल, तो ये भाई पति पत्नी है, इनकी भी जो है ये धारीदार और ये भी। एनीवे आगे बढ़ते हैं हम लोग। गजब की इमेज है ये, जब मैंने पहली बार इसे देखा था बुक में, आई वॉज इम्प्रेस्ड सो मच। जिसने भी बनाया रियली रियली वेरी 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 इम्प्रेसिव पेंटिंग। नैनाइन वलायन लिबर्टी, दिस इज़ वन ऑफ द रेयर पेंटिंग्स बाई वीमेन आर्टिस्ट, किसी महिला ने बनाया था, वेरी नाइस। द रिवोल्यूशनरी इवेंट्स मेड इट पॉसिबल फॉर वीमेन टू ट्रेन विद established painters and to exhibit their works in the salon which was an exhibition held every 2 years। तो भाई सलन जो है ना, ये प्रदर्शनी थी
तो रिवोल्यूशन के कारण महिलाओं को भी कुछ आज़ादी तो मिली गई थी, तो भी पेंटर्स के साथ बैठकर ट्रेनिंग ले सकती थी, पेंटिंग बनाती थी। द पेंटिंग इज़ ए फीमेल एलिगरी ऑफ लिबर्टी। दरअसल लिबर्टी की जो टोपी होती है ना, तो लिबर्टी की ये एलिगरी है, मतलब फीमेल को लिबर्टी, स्वतंत्रता की देवी आप कह सकते हो। दैट इज़ द फीमेल फॉर्म सिम्बलाइज द आइडिया ऑफ फ्रीडम। तो आइडिया ऑफ फ्रीडम, अब आइडिया तो आइडिया रह जाता है, मन में रह जाता है, उसका कोई शेप और आकार तो होता नहीं है, फिजिकल कोई एग्जिस्टेंस तो होता नहीं है। तो भाई उसको हमने इमेज दे दी महिला की ना, ये स्वतंत्रता की देवी है। अब लोग इसको अच्छे ढंग से समझ पाएंगे। और इसमें एक एक्टिविटी भी दी है कि लुक केयरफुली एट द पेंटिंग्स एंड आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट्स विच द आर पॉलिटिकल सिम्बल्स यू सो इन बॉक्स ऑन ब्रोकन चेन। तो इसमें ब्रोकन चेन तो नहीं आ रही है, रेड कैप नज़र आ रही है, ये रही रेड कैप। और क्या है, फीसीज भी नज़र नहीं आ रही हैं। चार्टर, ये रहा चार्टर, डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स का। पिछले पार्ट में हम सब कुछ पढ़ चुके हैं। किस तारीख को हुआ था ये? जी हाँ, 4 अगस्त 1789 को बवाल मचा हुआ था ना। ग्रेट फियर भी किस प्रकार से स्प्रेड हो रहा था। शहर में स्टॉर्मिंग हो गई बेस्टिल की, वहाँ उपद्रव जनता का, गाँव में जो लैंडलॉर्ड्स थे उनके किलों पे हमले हो रहे थे। तो इसकी घोषणा के बाद ही कुछ शांति हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। द समर ऑफ 1792 द जैकोबिन्स प्लान्ड एन इंजरेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पेरिसियंस। तो पेरिस के लोगों को लेके, इंजरेक्शन मतलब विद्रोह समझिए। वैसे आप जो 1791 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था ना, ये भाई जैकोबिन्स को पसंद नहीं था। वो चाहते थे कि रिपब्लिक हो, मोनार्की पूरी तरह ख़त्म हो। और उधर 1791 में जो जून में राजा भी कुछ कोशिश करता है कि भागें और षड्यंत्र वगैरह करता है, तो बदनाम हो गया था। राजा को पकड़ के ला के लोग पेरिस में बंद कर देते हैं, मतलब पेरिस में बंदी बना देते हैं, ये भी आप याद रखिए। तो राजा है ज़रूर, लेकिन वास्तव में राजा रानी दोनों बंदी हैं। पब्लिक ला के इनको पकड़ के बंद कर देती है, कान पकड़ के। हु आर एंगर्ड बाई अ शॉर्ट सप्लाईज ऑफ हाई प्राइसेस ऑफ फूड। तो देखिए प्राइसेस फूड के बढ़ रहे थे, सब हम सब्सिस्टेंस क्राइसिस में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ऑन द मॉर्निंग ऑफ अगस्त 10 अगस्त को दे स्टॉर्म द पैलेस ऑफ ट्यूलरीज। तो ट्यूलरीज के महल पर आक्रमण किया। मैसेकर्ड द किंग्स गार्ड, किंग्स के गार्ड को मार डाला। एंड हेल्ड द किंग हिमसेल्फ एज होस्टेज फॉर सेवरल आवर्स। कई घंटों तक राजा को बंदी बना के रखा। देखिए जो पैलेस ऑफ ट्यूलरीज है, और आपने पढ़ा था पैलेस ऑफ वर्साय, तो पैलेस ऑफ वर्साय में राजा रानी रहा करते थे, लेकिन उनको पकड़ के ला के ना औरतों ने, जब ब्रेड की प्राइसेस बढ़ रही थी तो पहुंची वहाँ पे, रानी से शिकायत की, तो रानी ने कहा ब्रेड नहीं तो केक खाओ। अब बताओ ब्रेड से महंगा तो केक होगा। तो पकड़ा रानी को, झूठा उठा पकड़ के 2 झापड़ लगाए और कहा चल पेरिस, पकड़ के दोनों को लग पेरिस में बंद कर दिया। लेटर द असेंबली वोटेड टू इम्प्रिजन द रॉयल फैमिली। बाद में असेंबली ने ये वोट किया, मतलब असेंबली इलेक्टेड थी ना, तो लोगों ने मत दिया कि रॉयल फैमिली को बंदी बना लिया जाए। इलेक्शंस वर हेल्ड, इलेक्शन हुए। फ्रॉम नाउ ऑन ऑल मैन ऑफ 21 ईयर्स अबव, यानी 21 साल से ऊपर के सभी लोग रिगार्डलेस ऑफ वेल्थ गॉट देयर राइट टू वोट। देखिए कितनी बड़ी फ्रीडम कि पहले वोट का अधिकार सिर्फ टैक्स पेयर्स को था, वो भी हाई टैक्स ब्रैकेट वाले चुनाव लड़ सकते थे। अब 21 साल के ऊपर सबको वोट देने का अधिकार मिल गया। यहाँ पे लिखा नहीं गया, वास्तव में 1792 में एक और नया कॉन्स्टिट्यूशन बनता है, या हो सकता है आगे लिखा हो, द न्यूली इलेक्टेड असेंबली वाज कॉल्ड कन्वेंशन। देखिए जो नेशनल असेंबली पहले फॉर्म हुई थी, यानी कि जो टेनिस कोर्ट ओथ वगैरह पे जो हमने पढ़ा था, तो अब वो ख़त्म। इसकी जगह अब क्या आ गया, नेशनल कन्वेंशन। ठीक है, नेशनल कन्वेंशन 1791 और 1792 दोनों कॉन्स्टिट्यूशन के अलग अलग चेंजेस। ऑन 21 सितंबर 1792 इट अबॉलिश द मोनार्की। तो ये 21 सितंबर 1792 को मोनार्की ख़त्म, फ्रांस को रिपब्लिक डिक्लेयर किया गया। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन 1792 में सितंबर में, उसने क्या किया कि मोनार्की को ही ऐसा तैसा करके ख़त्म। तो फर्स्ट रिपब्लिक फ्रांस में इस्टेब्लिश हुआ था 1792 के कॉन्स्टिट्यूशन से। और मैं आपको अभी से ही बता दे रहा हूँ, आगे चल के जब हम रेवोल्यूशन 10th में पढ़ेंगे तो सेकेंड रिपब्लिक 1848 में इस्टेब्लिश होगा, जो आपके कोर्स में नहीं है, 10th में है। लेकिन पढ़े रहोगे ना अभी तो बहुत अच्छे ढंग से समझ में आएगा क्लास 10th में। तो फर्स्ट रिपब्लिक तो भाई घोषित हो गया। और अभी फ्रांस, जब मैं यहाँ पे ट्यूटोरियल बना रहा हूँ तो इस वक्त फ्रांस में 5th रिपब्लिक चल रहा है। इसका मतलब फर्स्ट यहाँ इस्टेब्लिश हुआ, सेकंड 1848 में इस्टेब्लिश होगा, बाकी 3 को बताने से क्या मतलब जो कोर्स में नहीं है। एज यू नो अ रिपब्लिक इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर द पीपल इलेक्ट द गवर्नमेंट इंक्लूडिंग द हेड ऑफ द। इसको मैं आगे चल के ऐसे ही बता दूंगा आपको रिपब्लिक किसे कहते हैं। रिपब्लिक उसे कहते हैं जहाँ पर जो गवर्नमेंट चुनी जाती है वो जनता के द्वारा होती है और उस देश में मोनार्की नहीं होती है। जैसे उदाहरण के लिए इंडिया एक रिपब्लिक है, लेकिन इंग्लैंड एक डेमोक्रेसी तो है लेकिन रिपब्लिक
नहीं है, क्योंकि वहाँ पे मोनार्की है, क्वीन एलिजाबेथ का शासन है। देयर इज़ नो हेरिडिटरी मोनार्की। तो हेरिडिटरी मोनार्की उसे कहते हैं कि राजा, फिर उसका बेटा राजा, फिर उसका बेटा राजा, फिर उसका बेटा राजा, यही हेरिडिटरी मोनार्की है। तो भाई इंग्लैंड में तो है और इंडिया में तो मोनार्की नहीं है, तो इंडिया इज ए रिपब्लिक। यू कैन ट्राई एंड फाइंड आउट अबाउट सम अदर कंट्रीज दैट आर रिपब्लिक्स एंड इन्वेस्टिगेट व्हेन एंड हाउ दे बिकम सो। तो भैया आप खुद ही ढूंढो इसको। लुई 16 वाज सेंटेंस टू डेथ बाय अ कोर्ट ऑन द चार्ज ऑफ ट्रीजन। क्या बात है। जमाने ने देखे जमा कैसे कैसे, जमी खा गई आसमां कैसे कैसे, बताइए। निशानो शौकत से राजा रहता था, लेकिन उसे मौत की सज़ा दी गई। ऑन 21 जनवरी 1793, 21 जनवरी 1793 को वॉज एक्सिक्यूटेड पब्लिकली, यानी जनता के सामने, एट द पैलेस डी ला कंकॉर्ड। तो भैया महल के सामने उनको मौत के घाट उतार दिया गया। द क्वीन मैरी एंटोइनेट मेट विद द सेम फेट, फेट माने भाग, और उसका भी यही हश्र हुआ। और राजा की मौत के बाद लगभग 9 महीने बाद एंटोनेट को भी मौत के घाट उतार दिया गया। जिस मशीन से सज़ा दी जाती थी मौत की, उसे गिलोटाइन कहा जाता था। द रेन ऑफ टेरर, मत भूलिए मत भूलिए मत भूलिए, रॉबर्ट पेरी का समय आता है तो वो क्या करता है, यही हमको पढ़ना है। ट्रीजन मतलब देशद्रोह या राजद्रोह। तो देश के खिलाफ, सरकार के खिलाफ जब आप विद्रोह करते हैं तो आपके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा बनता है। तो इनके ऊपर, क्योंकि इन्होंने भागने की कोशिश की थी ना, वो तो अच्छा है कि बॉर्डर पे जाके पकड़ लिया था इसे जनता ने, नहीं तो भागने में सफल हो गए होते, फिर वापस थोड़ी लौटते। और जो किंग लुइस के जो परिवार वाले थे ना, सब फरार थे। वो जाके 1815 में जब दोबारा जब वियन्ना की संधि होगी, जब क्लास 10 में पढ़ेंगे, तो फिर लुइस 18 को लाकर गद्दी पे बैठाया जाता है, लेकिन अभी नहीं। द रेन ऑफ टेरर, भय का साम्राज्य, वातावरण, माहौल। द पीरियड फ्रॉम 1793 टू 1794, मत भूलिए लगभग 10 महीने का था ये टाइम। सितंबर 1993 से जुलाई 1994 तक, जबकि रॉबर्ट्सबेरी को मौत की सज़ा दी गई थी, जैसे राजा वगैरह को दी गई थी। इज़ रिफर्ड टू एज द रेन ऑफ टेरर, लेकिन इसे रेन ऑफ टेरर क्यों कहा जाता है उसे हमें पढ़ना है। रॉबर्ट्सबेरी फॉलोड अ पॉलिसी ऑफ सीवियर कंट्रोल, बहुत स्ट्रिक्ट कंट्रोल रखता था वो, एंड पनिशमेंट। तो उसने जो पॉलिसी अपनाई वो थी सीवियर कंट्रोल एंड पनिशमेंट। ऑल दोज हुम ही सॉ एज बीइंग एनिमीज ऑफ द रिपब्लिक, मतलब रिपब्लिक को किस तरह से बनाए रखना है। और एक प्रकार से जो 1792 का कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हुआ था, उसमें बहुत बड़ी भूमिका थी जैकोबिन्स की, क्योंकि काफ़ी वॉलंटियर्स थे जो आर्मी में शामिल हो गए थे उस वक्त, तो भाई बात तो मानी जानी थी। तो रेवोल्यूशन को ज़िंदा रखना है। एक प्रकार से देखा जाए तो रॉबर्ट्सबेरी, अगर उसने रेन ऑफ टेरर तो उसके कार्यकाल को कहा जाता है, लेकिन एक प्रकार से जो आसपास के जो राजतंत्र थे जो फ्रांस पर हमला करने की सोच रहे थे, उस स्थिति में रॉबर्ट्सबेरी ने बड़ी कठोर नीति अपनाकर कम से कम रेवोल्यूशन को जिंदा तो रखा, लेकिन कई लोग मौत के घाट भी उतार दिए गए। बड़ा गड़बड़ था उस समय। ऑल दोज हुम ही सॉ बीइंग एनिमीज ऑफ द रिपब्लिक, जिन्हें वो एनिमी समझता था रिपब्लिक का, सीधा मौत के घाट। एक्स नॉबल्स, क्लर्जी, मेंबर्स ऑफ अदर पॉलिटिकल पार्टीज, समझ लीजिए कैथोलिक चर्च का तो दुश्मन था वो, ख़त्म कर देना चाहता था क्लर्जी को। इवन मेंबर्स ऑफ हिज ओन पार्टी, अपनी पार्टी के मेंबर्स को भी, हु डिड नॉट एग्री विद हिज मेथड्स। आप समझ लीजिए हिटलर को जब आप पढ़ेंगे ना, तो उसे कम नहीं था। सबको अरेस्ट करना, जेल में डाल देना, उसके बाद ट्राई किया जाता था उनको रिवोल्यूशनरी ट्राइब्यूनल में। तो एक न्यायालय बनाया गया था जिसे रिवोल्यूशनरी ट्राइब्यूनल, मतलब रिवोल्यूशन को बहुत किसी तरह से रिवोल्यूशन को बचाना है, तो देखिए उसने नाम भी रखा था रिवोल्यूशनरी ट्राइब्यूनल, क्रांतिकारी न्यायालय। इफ़ द कोर्ट फाउंड देम गिल्टी, अगर कोर्ट उनको गिल्टी पाता था, दे वर गुलिटाइंड, उन्हें सबको गुलिटाइन की मशीन से सीधा सर धड़ से अलग। द गुलिटाइन इज़ अ डिवाइस कंसिस्टिंग ऑफ 2 पोल्स। तो भाई इसको आप लोग फिगर में देख लीजिएगा होगा, तो उसमें ब्लेड लगा रहता था, जिसमें जो व्यक्ति था उसका सिर धड़ से अलग हो जाता था, नीचे आता था, ब्लेड गिरता था। इट वाज नेम्ड आफ्टर डॉक्टर। हाँ, एक मार्क का क्वेश्चन बन सकता है कि ये नामकरण किसके आधार पे था, तो डॉक्टर गुलिटाइन के नाम पे था। हालांकि मैं ये भी बता सकता हूँ कि ये मशीन क्यों बनाई गई, लेकिन छोड़िए, टाइम जाएगा। रॉबर्ट्सबेरीज गवर्नमेंट इशूड लॉज प्लेसिंग अ मैक्सिमम सीलिंग ऑन वेजेस। हाँ, तो रेन ऑफ टेरर में ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन कि रॉबर्ट्सबेरी के अचीवमेंट्स बताइए, क्या उपलब्धियाँ थी। तो उसने अच्छे काम भी किए थे, तो उनको जरा हम पढ़ लेते हैं कि अच्छे काम थे। तो पहली बात तो मैक्सिमम सीलिंग, सीलिंग मतलब एक प्रकार से तय कर देना कि भाई इससे ज़्यादा नहीं। सीलिंग ऑन वेजेज एंड प्राइसेस, तो मजदूरी कितनी होगी और दाम कितने होंगे चीज़ों के, एकदम मुहर लगा दी जाती थी। 10 रुपये किलो तो 10 रुपये किलो। मीट एंड ब्रेड पर राशन, मीट एंड ब्रेड पर राशनिंग कर देगी। राशनिंग का मतलब ये होता है कि भाई एक व्यक्ति को इतना मिलेगा, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा।
एक होटल में मान लीजिए ए बैठे हैं, बी बैठे हैं। बी के पास ढेर सारा पैसा, ए के पास बहुत कम पैसा, बेचारा कमा के लेके आया, भूख लगी, उसने प्लेट में जो को था चाट चाट के खा डाला। इसने प्लेट में मंगाया, आधा खाया, आधा उठा के फेंक दिया। अब बताइए आप, क्या हम इसके ऊपर कोई केस चला सकते हैं? ये तो कहेगा भाई मेरे पैसे का था, मैंने पैसा पे कर दिया। नहीं जी, जो कुछ खाना उसने मंगाया है वो देश की संपत्ति है, किसानों ने उगाया उसको, वो अपने पैसे से उसकी बर्बादी नहीं कर सकता। तो राशनिंग की गई कि भाई इससे ज़्यादा कोटा नहीं मिलेगा। पीजेंट्स वर फोर्स्ड टू ट्रांसपोर्ट देयर ग्रेन टू द सिटीज़। किसानों को मजबूर किया गया कि भाई आप अपने अन्न जो है ना शहरों में लेके आओ, एंड सेल इट एट फिक्स्ड प्राइजेज, और एकदम उसी दाम पे बेचो जैसे तय किए गए हैं, सरकार ने तय किया। द यूज़ ऑफ मोर एक्सपेंसिव वाइट फ्लोर। तो भैया जो आटा था ना महंगा वाला जिससे कि ब्रेड वगैरह बनती थी, उस पर रोक लगा दी गई। ऑल सिटीजन्स वर रिक्वायर्ड टू ईट पेन डिगेलाइट इक्वलिटी ब्रेड। अच्छा, इसको नाम दिया गया इक्वलिटी ब्रेड। कहने का मतलब ये है कि भाई अमीर हो गरीब हो ना, वही ब्रेड खाओगे। अ लॉफ मेड ऑफ होल व्हीट, तो भाई साबुत व्हीट की बनी होती थी। अब भाई है कि कोई क्वालिटी होगी। इक्वलिटी वाज आल्सो सॉट टू बी प्रैक्टिस्ड। समानता कैसे मेंटेन की जा सकती है, उसकी भी कोशिशें हुई। तो उसके लिए क्या किया गया कि जो हम लोग बातचीत करेंगे आपस में, तो एक दूसरे को संबोधित करेंगे, तो हम इस तरह से नहीं करेंगे मॉन्श्योर मैडम, यानी सर महाशय, श्रीमान मैडम, ऐसे नहीं। ऑल फ्रेंच एंड मैन एंड वीमेन वर हैंस फोर्थ, यानी इनके शासनकाल में रॉबर्ट्सपेरी के ये कहा गया कि अब वो क्या कहोगे, सिटोयन एंड सिटोयनी, यानी कि नागरिक और नागरिका। तो महिला होगी नागरिका और पुरुष हो गया नागरिक। देखिए कितनी अच्छी बात है, हम इंडिया में रहते हैं, ठीक है, और हम इंडियन सिटीजन हैं। सिटीजनशिप में कितनी एकता, कितनी यूनिफॉर्मिटी है। लेकिन कहाँ हम लोग हिंदू मुसलमान बन के जीते हैं, इंसान बन के तो जीना नहीं चाहते हैं, सिख ईसाई बन के जीते हैं, भाई भाई बन के तो जीना ही नहीं चाहते हैं। चर्चेज वर शट डाउन एंड देखिए चर्च का तो घुर विरोधी था ना, चर्च को कहा कोई काम नहीं, बंद। एंड द बिल्डिंग्स कन्वर्टेड इनटू बैरक्स, उनको बैरक बना दिया, ऑफिस। देखिए बैरक्स वो होती हैं जहाँ पे सेना रहती है, यानी कि काफ़ी बड़े बड़े हाल होते हैं, उनमें चारपाई ऐसे लगी रहती है सबकी, ऐसे ऐसे तो बैरक्स होती है। मैं बैरक्स में रहा हूँ इसलिए बता रहा हूँ, मेरे फादर आर्मी में थे। और कार्यालय खोल दिए गए। अच्छा, इतना कठोर नीति इसने अपनाई थी ना कि किसी की हिम्मत भी नहीं होती थी। लेकिन भाई ज़्यादा कठोरता भी ठीक नहीं है। तो ये अचीवमेंट्स हो गए। रॉबर्ट्सपेरी परसूड हिज पॉलिसी, मतलब लागू किया उसने पॉलिसी सो रिलेंटलेसली। देखिए रिलेंट माने मान जाना, रिलेंटलेसली मतलब होता है इतनी निर्दयता के साथ, दैट इवन हिज सपोर्टर्स बिगेन टू डिमांड मॉडरेशन, कि जो उसके सहयोगी थे जो शुरू में रॉबर्ट्सपेरी को काफ़ी सपोर्ट करते थे, उन्होंने भी कहा भाई मॉडरेशन, नरम पड़ो, इतना नहीं, इतना ठीक नहीं है। फाइनली ही वाज कन्विक्टेड, अंत में उसका भी बुरा समय आया और उसी के पार्टी के लोगों ने, उसी के साथ के लोगों ने उसको गिरफ्तार करके उसके ऊपर मुकदमा चलाया गया और जुलाई 94 में अरेस्ट करके दूसरे ही दिन गुलिठेन कर दिया गया। तो जो मैंने आपको बताया था ना कि 10 महीने का वक्त रेन ऑफ टेरर था, वैसे मन कर रहा है कि थोड़ा बता ही दूँ ये भी चीज़ कि शुरू में कम्यून बनाया गया था, मतलब कि जो नेशनल कन्वेंशन था, उसके बाद कमेटी ऑफ पब्लिक सेफ्टी, जिसके जो मेंबर्स थे उसमें से सबसे बड़ा जो हेड था उसका रॉबर्ट्सपेरी था। आगे चल के हम देखेंगे डायरेक्टरी। तो कम्यून, उसके बाद कमेटी ऑफ पब्लिक सेफ्टी, उसके बाद डायरेक्टरी, फिर उसके बाद कंसुलेट बनेगा और फिर नेपोलियन एम्परर बन जाएगा। एनीवे, यहाँ पे कुछ दिया गया है, इसको पढ़ लेते हैं। व्हाट इज़ लिबर्टी, टू कन्फ्लिक्टिंग व्यूज़, दो व्यूज़ हैं इसके अंदर। एक तो कैमिले डसमोलिन्स का है 1793 में, ही वाज एक्सिक्यूटेड, उसको भी सज़ा दे दी गई थी रेन ऑफ टेरर के दौरान। सम पीपल बिलीव दैट लिबर्टी इज़ लाइक चाइल्ड, लोग कहते हैं कि लिबर्टी चाइल्ड की तरह है, जैसे रॉबर्ट्सपेरी की तरफ इशारा था, विच नीड्स टू गो थ्रू अ फेज बीइंग डिसिप्लिन बिफोर इट अटेन्स मैच्योरिटी। तो रॉबर्ट्सपेरी रिवोल्यूशन को बचाने के लिए, लोगों की फ्रीडम को बचाने के लिए, वो सब रिवोल्यूशन और फ्रीडम को बचाने और लोगों के लिए के नाम पे सब कुछ किया करता था। उन्होंने कहा कि लिबर्टी कोई चाइल्ड नहीं होता कि बड़े डिसिप्लिन के साथ उसे मैच्योरिटी तक पहुँचते तक उसे हमें देखभाल करनी है, कंट्रोल करना पड़ेगा। इसके अपोजिट लिबर्टी इज़ हैप्पीनेस, लिबर्टी में तो खुशी होती है, रीज़न होता है, लॉजिक होता है, इक्वलिटी होती है, न्याय होता है। इट इज़ द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स। लिबर्टी में तो मानव के अधिकारों की बात होती है। और रॉबर्ट्सपेरी इसके खिलाफ जा रहा था रेवोल्यूशन के नाम पे कि रेवोल्यूशन जिंदा रखना। यू वुड लाइक टू फिनिश ऑफ ऑल योर एनिमीज। उसके बाद उसने प्रश्न किया कि तुम अपने सारे दुश्मनों को ख़त्म करना चाहते हो, ग्लूटाइन कर दे रहे हो उनको। हैज़ एनीवन हर्ड ऑफ समथिंग मोर सेंसलेस, क्या इतनी बड़ी बेवकूफ़ी की बात कभी किसी ने सुनी है? वुड इट बी पॉसिबल टू ब्रिंग अ सिंगल पर्सन टू द स्कैफोल्ड विदाउट मेकिंग 10 मोर एनिमीज अमंग हिज रिलेशंस एंड फ्रेंड्स? अब स्कैफोल्ड के बारे में मैं कुछ नहीं बताऊंगा, टाइम ज़्यादा लग जाएगा। समझ लीजिए सज़ा दी जाती थी, वो जगह भी स्कैफोल्ड थी कि आप किसी को मौत के घाट उतारते हो तो 10 लोगों को दुश्मन भी तो अपने बनाते हो, उनके रिश्तेदारों को।
ऑन 7 फरवरी 1794 रॉबर्ट्सबेरी मेड ए स्पीच। अब देखिए रॉबर्ट्सबेरी ने क्या कहा। एट द कन्वेंशन, उसी नेशनल कन्वेंशन में भाषण दिया, विच वॉज देन कैरीड बाय द न्यूज़पेपर में भी छपा, ली मॉन्ट्रियल यूनिवर्सल में। हियर इज एन एक्सट्रैक्ट, उसका एक अंश यहाँ दिया गया है। टू स्टैब्लिश एंड कंसोलिडेट डेमोक्रेसी को पूर्ण रूप से उसकी जड़ों को मजबूत करने के लिए, टू अचीव द पीसफुल रूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज, और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज को पूरी तरह लागू करने के लिए वी मस्ट फर्स्ट फिनिश द वॉर ऑफ लिबर्टी अगेंस्ट टेरेनी। हमें टेरेनी के खिलाफ लिबर्टी के वार को जीतना ही होगा। मतलब स्वतंत्रता की लड़ाई जो टेरेनी के खिलाफ है। टेरेनी को मतलब यहाँ पे जो एब्सोल्यूट मोनार्कीज थी ना फ्रांस के आसपास, जो फ्रांस पे आक्रमण करना चाहती थी, बुरी नज़र से देखती थी, तो उसने कहा कि हमें इनके खिलाफ लड़ना ही है। वी मस्ट एनहिलेट, एकदम समूल नष्ट कर देना, कुछ भी बाकी ना रहे, उसे कहते हैं एनहिलेट। द एनिमीज़ ऑफ द रिपब्लिक, हमें रिपब्लिक के दुश्मनों को परास्त करना पड़ेगा, उन्हें जड़ से उखाड़ के फेंकना पड़ेगा। होम एंड अब्रॉड, चाहे वो हमारे फ्रांस के अंदर हों चाहे फ्रांस के बाहर हों, और एल्स वी सेल पेरिस, नहीं तो हम खुद समाप्त हो जाएंगे। इन टाइम ऑफ रेवोल्यूशन, जब रेवोल्यूशन हुआ करते हैं और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फॉर्म होती है, उन्हें डर का सहारा, टेरर का सहारा, आतंक का सहारा लेना ही पड़ता है शुरू में, डेमोक्रेसी, रेवोल्यूशन और रिपब्लिक को बचाने के लिए। टेरर इज़ नथिंग बट जस्टिस। एक प्रकार से इस समय टेरर यानी आतंक, लोगों के मन में भय उत्पन्न करना, टेरर, ये एक प्रकार से न्याय है। स्विफ्ट, सीवियर एंड इनफ्लेक्सिबल, ऐसा न्याय जो तुरंत मिलता है, कठोर न्याय है और फ्लेक्सिबल नहीं है, इसमें लचीलापन नहीं कि चलो सबूत नहीं मिले तो छोड़ दिया जाए, मतलब कठोर न्याय। एंड इज़ यूज टू मीट द मोस्ट अर्जेंट नीड्स ऑफ द फादरलैंड यानी कि जिसे हम मातृभूमि कहते हैं, वहाँ पितृभूमि हो गई। तो अपने फ्रांस पितृभूमि को बचाने के लिए, टू कर्ब द एनिमीज ऑफ लिबर्टी के दुश्मनों को रोकने के लिए, उन पर रोक लगाने के लिए, उसके लिए टेरर का सहारा लेंगे। तो इज़ द राइट ऑफ द फाउंडर ऑफ रिपब्लिक, तो रिपब्लिक के फाउंडर यानी रिपब्लिक को स्थापित करने वाले का ये हक है कि वो टेरर का सहारा ले, लिबर्टी के नाम पर, लिबर्टी के दुश्मनों को नष्ट करने के लिए। तो इस प्रकार से पब्लिक भी साथ दे दिया करती थी। एनीवे, कंपेयर द व्यूज ऑफ डेसमोलिन्स और रॉबर्ट्सबेरी। अब यहाँ पे दोनों के व्यूज देखें, कंपेयर करो। हाउ डज ईच वन अंडरस्टैंड द यूज ऑफ द स्टेट फोर्स, तो स्टेट फोर्स के बारे में दोनों क्या कहना है। व्हाट डज रॉबर्ट्सबेरी मीन बाय द वॉर ऑफ लिबर्टी अगेंस्ट टेरेनी, तो रॉबर्ट्सबेरी का क्या कहना था इसको लेकर। हाउ डज डेसमोलिन्स परसीव लिबर्टी, और लिबर्टी को डेसमोलिन किस हिसाब से देखता है। रिफर वंस मोर टू सोर्स सी। अब ऊपर हम लोग नहीं जाएंगे, ये भाई पिक्चर देखते हैं क्या है इसमें। द रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट सॉट टू मोबिलाइज द लॉयल्टी ऑफ इट्स सब्जेक्ट। जिसे मोबिलाइज का मतलब होता है कि लोगों को अपने पक्ष में करना। तो जो आखिर जनता थी ना, वो अगर रॉबर्ट्सबेरी के खिलाफ चली जाती तो रॉबर्ट्सबेरी को भागना पड़ता, लेकिन उसके लोगों ने ही उसे नष्ट कर दिया। तो सब्जेक्ट्स यानी फ्रांस के निवासी, उनका दिल जीतने के लिए, उनको अपने पक्ष में करने के लिए जो रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट थी रॉबर्ट्सबेरी की, थ्रू वेरियस मीन्स, कई तरीके अपनाते थे। वन ऑफ देम वाज स्टेजिंग ऑफ फेस्टिवल्स, तो त्यौहारों को मनाना इस प्रकार से जैसे दिखाया जा रहा है। सिम्बल्स फ्रॉम सिविलाइजेशंस ऑफ एंसेंट ग्रीस एंड रोम, देखिए रोमन सिविलाइजेशन, ग्रीक सिविलाइजेशन आपने पढ़ी होगी, जिस प्रकार से हमारे यहाँ हड़प्पन सिविलाइजेशन है, यानी जिसे इंडस सिविलाइजेशन के नाम से जानते हैं, वो आर यूज टू कन्वे द ऑरा ऑफ हॉलोड हिस्ट्री। तो जो इतिहास था, एक प्रकार से देखा जाए तो यूरोप का इतिहास भी इसमें शामिल है। तो उसकी ऑरा को, उसकी शान शौकत को, उसके वैभव को, उसकी ग्लोरी को दिखाने की कोशिश की जाती थी। द पवेलियन ऑन द रेस्ट प्लेटफॉर्म, ये जो बना है ना ऊपर, ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ये जो चबूतरा है, रेस्ट प्लेटफॉर्म पे बना है पवेलियन। तो इन द मिडिल कैरिड बाई क्लासिकल कॉलम्स, तो इस पर जो खंभे लगे हैं वो पेरिसेबल मटेरियल के बने हैं, मतलब उस मटेरियल के बने हैं जो नष्ट भी हो सकते हैं। अब ये पक्के का नहीं बना है, ये गिर भी सकता है, ठीक है। डिसमेंटल्ड मतलब उसको धराशायी किया, जैसे हम लोग तंबू वगैरह लगाते हैं, जाते हैं पिकनिक वगैरह मनाने के लिए, अपना लगाए टूर पे, उसके बाद उसे उखाड़ फेंका वहाँ से लेके साथ में चले आए। डिस्क्राइब द ग्रुप्स ऑफ पीपल, तो इसमें जो लोग हैं, देयर क्लोथ्स, उनके कपड़े देखो, उनकी भूमिका देखो, उनके जो एक्शंस उन्हें देखिए। व्हाट इंप्रेशन ऑफ रेवोल्यूशनरी फेस्टिवल डज दिस इमेज कन्वे, तो इस इमेज से क्या आप सीखते हो। तो भाई इसमें देखिए सब लोग प्रसन्न हैं और एक दूसरे से हाथ वोथ मिला रहे हैं, फ्रांस की ड्रेस पहनी हुई है, सेना भी साथ में है, और एक प्रकार से मैच्योर जनता नज़र आ रही है कि हम लोग फ्रांस के लिए कुछ भी करने को राजी हैं। एनीवे, आगे चलते हैं। अ डायरेक्टरी रूल्स फ्रांस, द फॉल ऑफ द जैकोबिन गवर्नमेंट अलाउड द वेल्दियर मिडिल क्लासेस टू सीज पावर। अब देखिए जो 1791 में कॉन्स्टिट्यूशन बना, उसके बाद 1793 में जब राजा को मौत के घाट उतारा गया तो जैकोबिन क्लब्स वाले आए, और जो कॉन्स्टिट्यूशन जिसने रिपब्लिक इस्टेब्लिश किया था तो उसको कंटिन्यू किया, और रेन ऑफ टेरर। अब उसके बाद फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो गई जैकोबिन्स के सबसे शक्तिशाली रॉबर्ट्सबेरी की डेथ के बाद, तो फ्रांस में फिर उथल पुथल। तो इस वक्त अब की बार कामयाब हो गए जो संपन्न तबका था, सेक्शन था सोसाइटी का, पॉपुलेशन का फ्रांस में, वो। अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वाज इंट्रोड्यूस, फिर एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया जिसमें
डिनाइड द वोट टू नॉन प्रॉपर्टीड सेक्शन ऑफ सोसाइटी। अब फिर देखिए, वोट जो सबको मिले थे वो हक छीन लिए गए, और जो नॉन प्रॉपर्टीड है, मतलब जो टैक्स वगैरह नहीं देते हैं, उन्हें वोट देने का अधिकार वापस ले लिया गया। इट प्रोवाइडेड फॉर 2 इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। तो भाई 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल्स होंगी, जैसे हमारे यहाँ ना लोकसभा राज्यसभा, इस प्रकार से। दीज देन अपॉइंटेड डायरेक्टरी, उसके बाद एक डायरेक्टरी भी होगी। एन एग्जीक्यूटिव, ये एग्जीक्यूटिव बॉडी होगी, मतलब जो कानून बनेगा तो उसको लागू करेगी, जैसे हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर, उसका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है ना, उस प्रकार से। दिस वाज मेंट एज सेफगार्ड अगेंस्ट द कंस्टिट्यूशन ऑफ, कंस्टिट्यूशन मतलब इकट्ठा हो जाना, पावर इन ए वन मैन एग्जीक्यूटिव एज अंडर द जैकोबिन्स। तो ये हुआ कि भाई डायरेक्टरी में हम कुछ मेंबर्स और डाल देते हैं तो सब मिलकर शासन चलाएंगे। तो इसमें 5 मेंबर थे कुल मिला के, ठीक है, 5 मेंबर बॉडी थी। हाउएवर द डायरेक्टर्स ऑफन क्लैश्ड, अब पांचों मिलकर निर्णय लेंगे, लेकिन आपस में लड़ते रहते थे। अच्छा, इनको चुनता कौन था? ये लोग काउंसिल वाले, तो इनके लिए भी, इनका भी सपोर्ट ज़रूरी था। और काउंसिल जो थी और डायरेक्टरी के बीच में हमेशा लड़ाई झगड़ा बना रहता था। तो क्लैश्ड विद द लेजिस्लेटिव काउंसिल हु देन सॉट टू डिसमिस देम। तो क्या करती थी भाई, अब चूंकि यही इनको नियुक्त करती है, इसको हटाया उसको लाया, उसको हटाया उसको लाया, तो ये सब प्रॉब्लम थी। द पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, तो एक प्रकार से राजनीतिक अस्थिरता आ गई। ऑफ द डायरेक्टरी पेव्ड द वे फॉर द राइज ऑफ मिलिट्री डिक्टेटर। पेव्ड द वे का मतलब था रास्ता तैयार करना किसी के लिए। द राइज ऑफ मिलिट्री डिक्टेटर नेपोलियन बोनापार्ट, और यही डायरेक्टरी और इसकी इंस्टेबिलिटी और फ्रांस में शांति की जो मांग उस वक्त उठ रही थी, स्टेबिलिटी की, तो ये सब माहौल तैयार हो गया था नेपोलियन बोनापार्ट के लिए। थ्रू ऑल दीज चेंजेस इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट द आइडियल्स ऑफ फ्रीडम। तो ये जो चेंजेस ऑफ गवर्नमेंट आपने देखे 1789 से लेके जो भी चेंजेस हैं, तो इससे आइडियल्स ऑफ फ्रीडम, तो लोगों के मन में जो आदर्श होते हैं कि स्वतंत्रता के, समानता के, कि कानून के सामने सब बराबर होने चाहिए। फ्रेटर्निटी रिमेन्ड इंस्पायरिंग आइडियल्स, भ्रातृत्व की भावना होनी चाहिए। ऑल द सिटीजन्स शुड कंसीडर अदर फेलो बींग्स एज देयर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। तो ये सब आइडियल्स मोटिवेटेड पॉलिटिकल मूवमेंट्स इन फ्रांस। तो फ्रांस में पॉलिटिकल मूवमेंट्स को ये लोग मोटिवेट इस तरह के आइडियाज़ करते ही रहे। रेस्ट ऑफ यूरोप, यानी यूरोप के अन्य भागों में भी आने वाली शताब्दी में। एक प्रकार से देखा जाए तो ये जो 18th सेंचुरी थी ना, 18th सेंचुरी है, 19th सेंचुरी है, ये सब बहुत ही प्रोडक्टिव, रिवोल्यूशनरी और न्यू न्यू आइडियाज़ वाली सेंचुरीज थी। और एक प्रकार से देखा जाए तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी काफ़ी तेज़ी से इस दौर में चल रहा था। प्रिंटिंग मशीन से किताबें छप तक लोगों के पास पहुंचती थी। ये सब तो आप पढ़ेंगे 10th में फ़िलहाल। तो इस प्रकार से आगे देखते हैं, कुछ है तो इसको हम लेंगे अगले ट्यूटोरियल में। तो ये यहीं पे समाप्त होता है, जिसमें खासकर हमने रेन ऑफ टेरर के बारे में पढ़ा और रॉबर्ट्सबेरी के अचीवमेंट्स के बारे में पढ़ा और डायरेक्टरी के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ा, किस प्रकार से कंस्टिट्यूट होती है, मतलब गठित होती है 5 मेंबर बॉडी और नेपोलियन बोनापार्ट। तो इसी के साथ ये पार्ट खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो ट्यूटोरियल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।